अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने बाएं बाजू से मुतासर रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ जायजा मीटिंग की सदारत की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में की शिरकत। हैडरा के नाम पर तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें जारी, किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। मुस्तानदी तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस दौर में तामीर करदा इमारतों बशमूल डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का मुआयना करवाया जाएगा, पायदारी का जायजा लेंगे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत का फैसला। जब नया सेक्रेटरीट FTL में रह सकता है तो गरीब का मकान क्यों नहीं? रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से किया सवाल। शहर हैदराबाद में टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें छू रही हैं आसमान। टमाटर 100 रुपये किलो तक जा पहुंचा। आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की मार। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित खानदान के मकान पहुंच गए, खाना पकाने में भी दिया साथ। और फलस्तीनी इसराइल जंग का 1 साल मुकम्मल, ताहाल 42,000 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के जज्बे जिहाद और हौसलों में कमी नहीं आई। इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास के कायद खालिद मशअल का रद्द अमल। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी खबरों से। मरकजी वज़ीर अमित शाह ने बाएं बाजू से मुतासर रियासतों के वज़राए आला के साथ जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अमित शाह ने चीफ मिनिस्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी रियासतों में वक्फे से नक्सलिज़म की जाँच करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टरों पर जोर दिया कि वो 2026 तक नक्सलिज़म के खात्मे को यकीनी बनाएं। इस मीटिंग में तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टरों के साथ हुए इजलास में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कबायली इलाकों की तरक्की में नक्सलिज़म सबसे बड़ी रुकावट है। नक्सलिज़म इंसानियत का दुश्मन है। उन्होंने भी कहा कि 2026 तक इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। 14 तक कोई प्रयास नहीं हुए थे। 14 से 24 में 15,300 टावर लगा दिए गए हैं और उसमें से 5139 टावर को 4G का भी बनाने का काम समाप्त हुआ है। एकलव्य मॉडल स्कूल 2014 के पहले 38 स्वीकृत हुए थे, एक भी नहीं बना था। अब 216 स्वीकृत हुए और उसमें से 165 एकलव्य मॉडल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। एयर एफर्ट्स, इसके लिए नील खर्चा था, अब लगभग 1000 करोड़ रुपया एयर एफर्ट्स का हम खरीद रहे हैं। और ट्रॉमा सेंटर जगदलपुर में बनाया है 131 करोड़ के खर्च से। ये बताता है कि हमने कितनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके लिए हमारे लिए एक आनंद का विषय है कि आंकड़े भी हमारे इस सारे एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। हिंसा की घटनाएं जो पहले 16,463 हुई थी, अब 7,700 तक सीमित हुई है और अगले साल से तो और कम होगी। मगर मैं 10 साल का आंकड़ा कह रहा हूं, लगभग 53% की कमी है। और नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है। हिंसा को रिपोर्ट करने वाले जिले जो 96 है, इसकी जगह 42 हुए हैं, 57% कमी हुई है। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने सच ही कहा है, ये जिलों की संख्या इसलिए थोड़ी ज्यादा दिखती है कि 42 में से 21 जिले नए बने हैं। अगर पुराने जिलों का हिसाब करें तो अब सिर्फ 16 जिले बचे हैं। तो 96 जिले में से 16 जिले ही वामपंथी उग्रवाद के लिए बने। हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन भी 465 से 171 बने हैं। इसमें 50 पुलिस स्टेशन नए बने हैं। तो एक प्रकार से अब 120 पुलिस स्टेशन ही बचे हैं जहां हिंसक घटनाएं हुई है। पर मैं मानता हूं कि एक नया मामला उठाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत BRS के दौर में तामीर करदा इमारतों, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट, अमर ज्योति यादगार और दीगर भी शामिल हैं, इन सब का मुआयना कराएगी ताकि इन इमारतों की पायदारी और काम की मेयार का पता लगाया जा सके। साबिक़ BRS के दौर हुकूमत में सेक्रेटरीट, अमर ज्योति यादगार और दीगर इमारतें तामीर हुई। उन्होंने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, दीगर बैरेजेस और प्रोजेक्ट्स जो BRS के दौर हुकूमत में तामीर किए गए, इन सब के मेयार की जाँच
के लिए टेक्निकल माहिरीन की टीम मुकर्रर करेगी। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कई नकायस सामने आए हैं, जबकि इब्तिदा में इस प्रोजेक्ट का तखमीना 38,000 करोड़ रुपये था, लेकिन इसके डिज़ाइन को तब्दील करते हुए इसके तखमीने को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी ने मूसा नदी प्रोजेक्ट और उससे जुड़े मौज़ूआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हेड्रा के नाम पर तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती मनसूबे के साथ साथ मूसा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है, लेकिन हुकूमत को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। మనది కూడా గ్లోబల్ సిటీయే. హైదరాబాద్ is also nothing short of any other city in the world. విశ్వనగరం అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం. ఇంకా పెద్దగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్, రీజనల్ రింగ్ రోడ్, ప్రపంచాన్ని అంతా ఇక్కడికి ఆకర్షించాలనుకుంటున్నాం. మన వాళ్ళందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఒక ఆయన మాట్లాడతాడు, మీరు ఏ కంపెనీకి టెండర్ పిలిచారు, దీనికి 1,50,000 కోట్లు అవుతుంది, దేనికైతుంది? ఎవరు చెప్పారు నీకు 1,50,000 కోట్లు అవుతుందని? టెండర్ ఎవరు పిలిచారు? ఎక్కడ పిలిచారు టెండర్? ఎవరికి ఇచ్చారు టెండర్? ఇచ్చారు మీరు, ఎవరు పిలుస్తున్నారంట? టెండర్ ఎవరు పిలిచారు? అంతా ఆలోచన అంతా కూడా ఈ మూసీ రివర్ని ఏ రకంగా రిజర్వేట్ చేసుకొని నగరానికి అందించాలో, నగరం చుట్టూ అక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళని ఏ రకంగా బాగు చేయాలి. రైట్, ఆ ఇల్లు కోల్పోతున్నటువంటి వాళ్ళందరితో ఈ ప్రభుత్వం మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేను మాట్లాడే నాయకులు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను, నిజంగా ఆడెవరైనా ఇల్లు కోల్పోయేటువంటి వాళ్ళు ఉండి బాధపడతా ఉంటే వాళ్ళకి మీరు న్యాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే, ఎట్లా న్యాయం చేస్తే బాగుంటుందో కూడా చెప్పడానికి మా తలుపులు బార్లా తెరిచి ఉంచాం. మీలాగా మేమేమో గడిల్లో లోపల బంధించుకొని బతకట్లేదు. जब नया सेक्रेटरीट एफटीएल में रह सकता है तो गरीब शख्स का मकान क्यों नहीं? रुकन पार्लियामान हैदराबाद असद अवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि नए सेक्रेटरीट में केसीआर भी थे और अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं, जहां से हुकूमत फैसले कर रही है। गरीब शख्स अपने मकान को क्यों नहीं रख सकता? उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से अवाम के हक में बेहतर फैसले करने की भी अपील की। पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला, आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में हैं। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता? मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या?
बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, साबिक एमएलए तिगला कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर टी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि वो तेलुगु देशम में शामिल हो जाएंगे और फिर से साबिका शान वापस लाने के लिए काम करेंगे और तेलंगाना की तरक्की होगी। इस मौके पर उनके साथ दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఎన్ని కష్టాలు పడి ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళొకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కావడం మాకు అందరూ కూడా సంతోషమైన విషయం. ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు పాలన మళ్ళీ రావాలని ఈ తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు ఏ విధంగానైతే పేద బడుగు వర్గాల ఆశాజ్యోతిగా నిలిచాడో ఆ విధంగా తేవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు వారిని కలవడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం ఇంత సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దామంటే ఆనాడు నన్ను మేయర్గా చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, హుస్సేన్ సాగర్తో పాటు ఈరోజు సైబరాబాద్ సిటీ తీసుకొచ్చింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దాంట్లో ఎవరు కాదనలేదు, సాక్ష్యం నేనే. ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ద బెస్ట్ సిటీ అవార్డ్, ద బెస్ట్ టూరిజం అవార్డు తీసుకొచ్చింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణ అంశం వచ్చి మరి ఏం జరిగిందో మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కలవడం, మరొకసారి మనం పిలిచి మాట్లాడుతున్నాడు. తప్పకుండా మళ్ళీ ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ విధంగానైతే పరిపాలన చేసిండో ఆ విధంగా చేసడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తాం. నేనందరినీ కూడా శ్రేణులు కూర్చున్నా. तेलंगाना के कम से कम 18 असेंबली हलकों में हुकूमत दशहरे से पहले यंग इंडिया नई ग्रेडेड इकामती स्कूलों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की तामीर जुमला 5,000 करोड़ रुपए के खर्च से होगी और हर स्कूल 20 एकड़ अराजी पर तामीर किया जाएगा और हर स्कूल की तामीर पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना में खवातीन के लिए आरटीसी बस में सफ़र मुफ्त है। इस सिलसिले के तहत एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने एक बस में सवार होकर खवातीन से उनका हाल अहवाल पूछा, मुफ्त बस सफ़र के सिलसिले में दरियाफ्त किया। मजमूई तौर पर खवातीन खुश हैं। ताहम एक खातून ने कहा कि बस में सफ़र के साथ साथ उन्हें कोई काम भी मिलना चाहिए ताकि उनकी आराम के साथ गुजर बसर भी हो सके। मलकाजगिरी के रुकने पार्लिमान ईटला राजेंद्र ने हैदराबाद मेट्रो रेल को मेडचल और शामिर पेट तक वसअत देने के लिए जोर दिया है। मेडचल मेट्रो साधना समिति के धरना प्रोग्राम से खिताब में ईटाला ने मेट्रो लाइन को वसअत देने की मांग की और ये भी कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी हासिल करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिश करेंगे। शहर हैदराबाद में इस वक्त टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। करीब एक महीना पहले टमाटर जहां 20 था 30 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब उसकी कीमत 100 रुपये तक जा पहुंची है। रैतु बाज़ार और होलसेल मार्केट में टमाटर की कीमत 60 से 80 रुपये है, लेकिन रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 100 रुपये पहुँच गई है। ताजरीन का कहना है कि डिमांड के मुताबिक सरबराही में कमी और हालिया बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। दीगर तरकारियों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। भिंडी की कीमत 70 रुपये, बीन्स की फली 100 रुपये और दीगर सब्जियां भी बेतहाशा महंगी हो गई। प्याज की कीमत पहले ही महंगी है और इसकी कीमत 60 रुपये 1 किलो है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2025 के आज़मीन हज का कुरानंदाजी के ज़रिए इंतखाब किया है। पीर को सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर में हुई पहले कुरानंदाजी मुंतखब होने वाले आज़मीन हज की कुल तादाद 1,20,702 बताई गई है, जिनमें तेलंगाना के 6,519 आज़मीन हज का भी इंतखाब हुआ। जिन आज़मीन हज के लिए दरख्वास्त दी थी वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इसकी फहरिस्त देख सकते हैं। इस दौरान मुंतखब आज़मीन 1,30,300 रुपये पहली किस्त के तौर पर एडवांस जमा करवा सकते हैं। 8 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच इस रकम को जमा करवाया जा सकता है। जामे मस्जिद अफजलगंज हैदराबाद के तहत मुकामी अफराद और ताजीन ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून यतीन नरसिंह आनंद के खिलाफ एहतजाज किया और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। बतौर एहतजाज मुकामी ताजीन ने अपनी दुकानात और तिजारती मराकज़ को भी बंद रखा और इस एहतजाज में शिरकत की। कसीर तादाद में लोग इस मौके पर मौजूद थे। ये मलऊन कई बार नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कई बार उसको बेल से भी छोड़ा गया है। मैं गाज़ियाबाद हुकूमत से और यूपी हुकूमत से अपील करता हूँ कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दे
क्योंकि हमारी औलाद, हमारे माँ बाप और हमारे अहलो अयाल सब कुर्बान। सरकार की शान में अगर कोई गुस्ताखी करा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा ईमान है, सरकार नहीं है तो कुछ नहीं है। सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, या तो उसको फांसी की सज़ा दीजिए, दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। और गाज़ियाबाद की पुलिस से अपील करते हैं कि इन बदबख्तों को गिरफ्तार करें। ये मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं में बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमान और हिंदुओं की मोहब्बत इन्हें देखी नहीं जा रही है। ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ ले, इसलिए ये नापाक जसारतें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारा ये सबसे पहले अवलीन फ़र्ज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने इलाके में पुरअमन एहतजाज करें ताकि हमारी आवाज़ सारी दुनिया तक पहुँच सके। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बदबख्त को ऐसी मौत मारे कि ये फिर दोबारा मुंह खोलने के, ज़बान खोलने के काबिल ना रहे। अल्लाह ताला इसको नीज़ तो नाबूद फरमा दे, इस जंगली और वहशी और मलून को या अल्लाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, तू बड़ी ताकत वाला है, हम कमज़ोर हैं। शरीयतबाद के आसिफ नगर इलाके में मजलिस और कांग्रेस कारकुनों में तसादम हो गया। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख के मुताबिक नामपली असम्बली हल्के में सड़कों की तामीर के लिए खुदवाई की गई थी और एक ज़ईफ़ शख्स इसमें गिर गए, जिसके बाद उन्हें ज़ख्म भी आए। मुकामी लोगों की इत्तला पर कांग्रेस के जवानसार लीडर फ़िरोज़ खान पहुँच गए और मुकामी अवाम से तमाम मसाइल दरियाफ़्त किए और बुज़ुर्ग शख्स से भी मुलाकात की। बाद में मजलिस के MLA माजिद हुसैन अपने हामियों के साथ पहुँच गए और मुबैना तौर पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के बीच तसादम हुआ। दोनों सियासी पार्टियों के अरकान के बीच हाथापाई भी हुई। इस मौके पर कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो तरक्याती कामों के सिलसिले में दौरा कर रहे हैं। कोरटला में जलसे हालात हाज़िरा से जनाब आमिर अली खान MLC ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, जबकि वक्फ बिल एक साजिश का हिस्सा है जिसके ज़रिए मुसलमानों में तफरीक़ा डालने की कोशिश हो रही है। यूनाइटेड मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जलसे में बड़ी तादाद में अहम शख्सियात, सियासी कायदीन और अवाम नास मौजूद थे। या तो ये बताना पड़ता था कि 1995 एक्ट में क्या खामियां थी जिसको दुरुस्त करने के लिए वक्फ बिल लाई, अमेंडमेंट बिल लाई जा रही, वो नहीं बताया। या तो ये होना था कि मुसलमान जाके बोलना था कि वक्फ बिल में ये खामियां हैं, इसको आप दुरुस्त करो, ये भी नहीं हुआ। बस एक दिमाग में आ गया कि वक्फ बिल लाना है। क्यों लाना है? अब इसके पीछे की साजिश को मैं समझता हूँ, मेरी कम अकल है, कम सियासी तजुर्बा बिल्कुल ही कम है, मगर एक सहाफ़ी के नाते मैं जो समझता हूँ ये है कि मुसलमानों को सड़कों पे लाना, आप लोगों को बाहर निकालना है घरों से, सड़क पे दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहनने वाले को ये बताना है कि आप सड़क रोक दीजिए, सड़कों पे जमा हो जाइए। जब आप जमा हो जाएंगे तो फिर जो मासूम हिंदू भाई है हमारे, उनको ये बोला जाएगा कि देखो मुसलमान एक हो गए, आप हमारे तरफ आओ।
नागर कर्नूल में रेड क्रॉस इमारत की तामीर का 70% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से बाकी काम के रुक जाने की इत्तला है। रेड क्रॉस बरसों से नागर कर्नूल ज़िला में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। ख़ासतौर पर कोरोना वायरस के दिनों में रेड क्रॉस की जानिब से हज़ारा अफराद की ज़रूरतों को पूरा किया गया। साइबराबाद पुलिस ने गाड़ियों की चोरी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक कमसिन लड़का भी बताया गया है। सारिकों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें और 12 लाख रुपए नकद रकम को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 3000 से ज़ायद गैर कारकर्द हैंडपम्प्स और बोरवेल्स को फिर से कारकर्द बनाने का प्रोग्राम बनाया है। ये काम अक्टूबर तक दिसंबर 90 दिनों तक खुसूसी मुहिम के दौरान अंजाम दिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लगातार समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकातें कर रहे हैं। ताज़ा दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित ख़ानदान में किया। इस दौरान उन्होंने उनके साथ बावर्ची खाने में खाना भी बनाया और ज़ात पात की तफरीक जैसे कुछ अहम इशूज़ पर तबादले ख्याल किया। इस मुलाकात की वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जिसमें वो खाना बनाते, खाते और गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। मिस्टर है अजय कुमार संदीप, और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आएगा कि आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा में जारी इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल हो गया। इस जंग की सूरत में गज़ा में गुजरने वाले इस साल का हर लम्हा गज़ा के मासूम शहरियों के लहू से लाल होता रहा। शायद ही साल में कोई सुबह या कोई शाम ऐसी गुजरी जब मासूम फ़लस्तीनियों के खून से ये सरजमीन सुर्ख न हुई हो। गज़ा जंग निहत्ते और ज़ेर मुहासरा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तवील जंग का रिकॉर्ड है और इसराइली जंगी जराइम की भी बदतरीन मिसालें पेश की गई। इस मौके पर इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने तूफ़ान अल-अक़सा मारके का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम और अल-क़सा मुजाहिदीन ज़ालिम दुश्मन के ख़िलाफ़ तमाम वसाइल से जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमास ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन शुमाली गज़ा पट्टी में दरअंदाजी के इलाकों में सहीयूनी दुश्मन अफवाज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रहे कि 1 साल कबल हमास ने इसराइल पर ताकतवर हमला किया था, जिसमें 1200 इसराइली हलाक हुए, लेकिन इसके बाद से नाजायज़ इसराइल ने फ़लस्तीन पर मुसलसल हमले जारी रखे और ताहाल 42,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और क़रीब 1 लाख ज़ख्मी हुए। 1 साल बाद भी फ़लस्तीनी और हमास के हौसले पस्त नहीं हुए और दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज से हमास का मुकाबला जारी है। हमास लीडर खालिद मशअल ने इस दौरान जद्दोजहद के हवाले से बयान दिया और ये भी कहा कि जंगबंदी के लिए भी हमास रज़ामंद हो चुकी थी। Israel is an enemy and a foreign body in the region and must leave the region. In terms of decision making and the tactics, it is a miserable picture today showing Biden and his administration helpless in the face of Netanyahu's desire and insistence, and that he imposes his unilateral decisions even if he appears to consult with them, and at the same time impose his agenda on them, and they know and they have no choice but to give him money, billions of dollars, weapons and tools of killings, and then bring their fleet to the region to protect him from any party in the region that wants to defend itself or respond to Israeli aggression against it, as it is happening these days. The world is realizing today that the Israeli leadership and especially Netanyahu is fighting a battle with Lebanon and Hezbollah that is part of preparation to strike the Iranian nuclear project. This has become more clear these days, even if it was already known in the past.
Therefore, it may appear that the Israeli aggression comes with direct reasons at the moment, but it is based on a known Israeli version and agenda for removing any danger that faces it, and in eliminating the factors of strength, resistance and opposition within the region so that it can extend its influence and complete control. It does not want a partner for it in the regional influence in the region. Regarding the last scene in which Netanyahu and the Israeli occupation army looked like they achieved accomplishments, this is not the end of the road. This is not the final picture. This war is back and forth, and one day is for you and one day is against you. But the outcomes will certainly not be in Israel's favor. Israel has military and technological superiority and intelligence. It has artificial intelligence, technology, and accurate information sources. और इस दौरान CPIM की जानिब से फ़लस्तीन पर हमलों के 1 साल के मुकम्मल होने पर एहतजाज किया गया और मासूम बच्चों, अस्पतालों और घरों पर इसराइल की बमबारी की मजम्मत की गई। CPIM साउथ जोन यूनिट के ज़रिए तमाम फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारी बरियत के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी धरना संतोष नगर चौराहे हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस धरने से खिताब में रियासत सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास ने कहा कि इसराइल खुल्लम खुल्ला बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। నేటికి 365 రోజులు అవుతా ఉంది. ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా ప్రజలపై చాలా దుర్మార్గంగా దాడులు చేస్తూ ఇప్పటికీ దాదాపు 42,000 మందిని దుర్మార్గంగా చంపేసినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు పాలస్తీనాలో నెలకొంది. మొత్తం పాలస్తీనా జనాభాలో 2% మంది ఈ రకంగా దాడులలో హత్యగావించబడ్డారు. ఈ 42,000 మందిలో ఎక్కువ మంది మహిళలు, పిల్లలు, అంటే యుద్ధంతో ఎలాంటి సంబంధం లేనటువంటి అమాయకులు చాలా దుర్మార్గంగా హత్య చేయబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు పాలస్తీనాలో కనిపిస్తూ ఉంది. హాస్పిటల్లో అంతర్జాతీయ యుద్ధ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారము హాస్పిటల్స్ పైన కానీ, పాఠశాలల పైన కానీ, శరణార్థి శిబిరాల పైన కానీ దాడి చేయడానికి వీలు లేదు. కానీ ఈ రోజు కూడా చూస్తే ఈ రోజు కూడా ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ పైన దాడి జరిగి इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग को 1 साल हुआ। इस पस मंज़र में IDF ने हमास और हिज़्बुल्लाह पर अपने हमलों में इजाफ़ा किया है। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे और हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के तीसरे बड़े शहर और बंदरगाह शहर हैफा पर मिसाइल हमलों की इत्तला है। इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की कि 5 रॉकेट उसकी सरजमीन पर गिरे। इसकी वजह से एक मेन रोड, एक रेस्टोरान और एक मकान तबाह हुआ है। मुकामी मीडिया ने बताया कि इस वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी भी हुए। दूसरी जानिब बेरूत पर इसराइली फ़ौज के लगातार हमले जारी हैं और ताज़ा हमलों में 8 लेबनानी अफराद की अमवात की इत्तला है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने बाएं बाजू से मुतासर रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के साथ जायज़ा मीटिंग की सदारत की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की नुमाइंदगी करते हुए इजलास में की शिरकत। हैडरा के नाम पर तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिशें जारी, किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। मुस्तानदी तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS दौर में तामीर करदा इमारतों पर शमूल डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का मुआयना करवाया जाएगा, पायदारी का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत का फैसला। जब नया सेक्रेटरीट FTL में रह सकता है तो गरीब का मकान क्यों नहीं? रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से किया सवाल। शहर हैदराबाद में टमाटर और दीगर तरकारियों की कीमतें छू रही हैं आसमान। टमाटर 100 रुपये किलो तक जा पहुंचा। आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की मार। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित खानदान के मकान पहुंच गए, खाना पकाने में भी दिया साथ। और फ़लस्तीन इसराइल जंग का 1 साल मुकम्मल, ताहाल 42,000 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों के जज्बे जिहाद और हौसलों में कमी नहीं आई। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के कायद खालिद मशअल का रद्द अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।